नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्री देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। भारत इस तरह का आधुनिक रोग निगरानी प्रणाली अपनाने वाला पहला देश बना। कोविड संबंधी एहतियातों को लागू कराने के लिए एक विशेष अभियान कल से शुरू किया जाएगा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत करीब 8 करोड़ टीके लगाए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड टीकाकरण केंद्रों का समय कल से बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बुधवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेंगे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम उज्बेकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में 1-0 से हारी। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वीकृति के लिए उनका इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने श्री देशमुख की जगह दिलीप वालसे पाटिल को गृह विभाग का प्रभार दिए जाने की सिफारिश की है। श्री ठाकरे ने अपने पत्र में ये भी सिफारिश की है कि दिलीप वालसे पाटिल के श्रम विभाग का प्रभार हसन मुशर्रफ को दिया जाए। इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो को पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा देशमुख पर लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने वकील जयश्री पाटिल की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में प्रारंभिक जांच 15 दिन में पूरी की जानी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि श्री देशमुख ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर अपने इस्तीफे की पेशकश की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिए अपने इस्तीफे में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनका गृह मंत्री के पद पर बने रहना नैतिक रूप से सही नहीं है, इसलिए वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। इससे पहले आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि देशमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सूचित किया कि उनके खिलाफ आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश के बाद उनका गृह मंत्री के पद पर बने रहना उचित नहीं होगा। मलिक ने कहा कि देशमुख ने सीएम ठाकरे को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। इस बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कई विपक्षी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। भाजपा नेताओं चंद्रकांत पाटिल, देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देशमुख को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने मांग की कि भ्रष्टाचार के इस मामले को सही ढंग से जांच की जानी चाहिए और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या हम ये मानकर चलें कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी? इस पूरे मामले को मैं पार्टी की तरफ से और थोड़े कानून की समझदारी के रूप से कुछ रखना चाहता हूं। एनआईए
सचिन वाजे की कहानी की परत दर परत रोज निकाल रही है। अभी तक कितनी गाड़ियां पकड़ी गई उनकी, लग्जरी गाड़ियां, रोज नई गाड़ियां मिलती हैं जो उपयोग कर रहे हैं। एनआईए ने गोताखोरों को मीठी नदी में कुदवाया तो कितनी चीजें निकल गई। तो सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी तो एनआईए बताएगी, लेकिन उसकी परत दर परत रोज खुल रही है। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तथा केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरल की मलप्पुरम संसदीय सीट के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 की बजाय केवल 1,000 मतदाता ही वोट डाल पाएंगे। मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वारों पर सैनिटाइजेशन और थर्मल चेकिंग की भी व्यवस्था की गई है। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 12 जिलों की 40 सीटों के लिए 25 महिलाओं सहित 337 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 39,07,000 महिलाओं सहित 79 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। एक रिपोर्ट। कल होने वाले तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में प्रदेश के कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, असम जातीय परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद देखा और कांग्रेस के नेता शांतनु शर्मा के खिलाफ पातासारगुसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री चंद्रमोहन पटवारी, हिमंत विश्व शर्मा, सिद्धार्थ भट्टाचार्य और 2 बीपीएफ के मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा और चंदन ब्रह्मा भी चुनावी मैदान में होंगे। इनके अलावा असम गण परिषद के वरिष्ठ नेता और मंत्री फणिभूषण चौधरी बोंगाईगांव सीट पर रिकॉर्ड 8वीं बार कल चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के भी कई बड़े नेता कल मैदान में होंगे। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों के लिए 13 महिलाओं सहित 205 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 38,59,000 महिलाओं सहित 78 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने कहा है कि कल के मतदान में सभी 10,871 पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। 80 साल और उससे अधिक आयु के दिव्यांग वोटरों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 1,26,000 से अधिक है। वहीं 64,000 दिव्यांग वोटर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां वोटरों को पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, तारकेश्वर, हुगली। केरल में 140 सीटों के लिए 123 महिलाओं सहित 957 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए 411 महिलाओं सहित कुल 3,998 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 3 करोड़ 19 लाख महिलाओं सहित 6 करोड़ 28 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। कल के मतदान के लिए राज्य भर में 88,937 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कल होने वाले चुनावों में 1,58,000 सुरक्षाकर्मी सभी पोलिंग बूथ पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मतदाताओं को कोविड नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 7 बजे तक चलेगा। समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी कोविड मरीजों के मतदान के लिए की गई है। वे शाम में 6 बजे से 7 बजे तक मतदान कर सकते हैं। हर बूथ पर 12 पीपीई किट की व्यवस्था की गई है ताकि कोविड मरीज अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी सभी मतदान को सफल बनाने में जुटे हैं। मतदान प्राधिकारी ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाताओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। चेन्नई से आर मूर्ति के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीक्षा सक्सेना। पुदुचेरी विधानसभा के 30 सीटों के लिए मतदान होगा।
289 पुरुष और 35 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 10,04,507 मतदाता 324 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदाताओं को वोट डालते समय ई मतदाता पहचान पत्र या चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 11 वैकल्पिक कागजातों में से एक दिखाना होगा। 18 से 19 साल की उम्र के 31,864 नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में 635 स्थानों पर 1558 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों के भीतर और बाहर बचाव नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के साथ ही अन्य सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बासागुड़ा का दौरा किया। गृह मंत्री शनिवार को माओवादियों के हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। शनिवार को बीजापुर जिले के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 23 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। जगदलपुर में श्री शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद श्री शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि माओवादियों के खिलाफ संघर्ष और तेज किया जाएगा और इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों का हौसला पूरी तरह बुलंद है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री अमित शाह ने घायल जवानों से भी मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बीजापुर जिले के बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप में उन जवानों से मुलाकात की जो शनिवार को माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल थे। गृह मंत्री ने सीआरपीएफ और पुलिस बल के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जगदलपुर पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ थे। शाम को गृह मंत्री राजधानी रायपुर पहुंचे और उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म मौजूदा समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम का अत्याधुनिक रूप है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने बीमारियों पर निगरानी की ऐसी परिष्कृत प्रणाली अपनाई है। उन्होंने कहा कि बीमारियों पर नजर रखने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नए संस्करण में डेटा एंट्री के साथ साथ बीमारियों पर निगरानी संबंधी कार्यक्रम का भी प्रावधान किया गया है। जहां पुराने कार्यक्रम में केवल 18 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था थी, वहीं नए प्लेटफॉर्म में 33 हैं। प्रदेश में 118 पर्यवेक्षक मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखेंगे। देश में कोविड महामारी के मामलों में भारी बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे।
देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद से श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क कायम रखा है और नियमित रूप से बातचीत करके समय समय पर स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों से जानकारियां हासिल की हैं और उन्हें उपयोगी सुझाव भी दिए हैं। कल प्रधानमंत्री ने देश में महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने निर्देश दिया था कि कोविड प्रबंधन के लिए टिकाऊ उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने समाज में महामारी को लेकर जागरूकता पैदा करने और इससे निपटने में जनभागीदारी को आवश्यक बताया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर जांच, निगरानी, इलाज, एहतियात और टीकाकरण के 5 सूत्रों पर गंभीरता से अमल किया जाए तो महामारी के फैलाव को कारगर तरीके से रोका जा सकता है। कल से लोगों को कोविड संबंधी एहतियात का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जो इस महीने की 14 तारीख तक चलेगा। इसके अंतर्गत मास्क का 100% उपयोग करने, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और स्वास्थ्य केंद्रों में साफ सफाई और लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा आरोग्य के बारे में जागरूक बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, हर समय करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर की मदद से साफ रखना और भीड़ भड़क्के के स्थानों पर जाने को अवॉइड करना, ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करना। इस नाते आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, समाज के और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने में जरा भी चूक ना करें। देश में अब तक 7,91,05,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 16,38,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से ठीक होने की दर 92.80 है, जबकि 478 लोगों की मौत हो जाने से अब देश में मरने वालों की संख्या 1,65,101 से अधिक हो गई है। देश में इस समय रोगियों की संख्या 7,41,000 से अधिक है। दिल्ली सरकार ने कल से राजधानी में कोविड टीकाकरण केंद्रों का समय बढ़ा दिया है। 1/3 केंद्रों पर टीकाकरण का काम 24 घंटे चलेगा। इससे पहले शहर के सभी टीकाकरण केंद्र सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम कर रहे थे। अब उनमें से 1/3 केंद्र रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक खुले रहेंगे। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि अपने और अपने आसपास के लोगों के बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। मेरा ये कहना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने बचाव के लिए, और जैसे आपको कुछ भी लक्षण दिखते हैं और कोविड पॉजिटिव होते हैं तो तुरंत डॉक्टरी सलाह के साथ अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड पर विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ की प्राचार्या प्रोफेसर जसबिंदर कौर इस चर्चा में भाग लेंगी। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच सीबीआई से कराने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्री देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। भारत इस तरह का आधुनिक रोग निगरानी प्रणाली अपनाने वाला पहला देश बना। कोविड संबंधी एहतियातों को लागू करने के लिए एक विशेष अभियान कल से शुरू किया जाएगा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत करीब 8 करोड़ टीके लगाए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड टीकाकरण केंद्रों के समय कल से बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बुधवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेंगे और भारतीय महिला फुटबॉल टीम उज्बेकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में 1-0 से हारी। सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों को आसान बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश में कहा गया है कि इन उद्यमों की अनूठी प्रकृति और सरल कॉर्पोरेट ढांचे के कारण इनके दिवालिया संबंधी प्रावधानों पर ध्यान देना जरूरी हो गया था। इस अध्यादेश के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि इन उद्यमों को दिवालिया घोषित करने से पहले इनके सभी हितधारकों का ध्यान रखा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यापार तथा रोजगार का कम से कम नुकसान हो। देश में पिछले वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में कुल 72 अरब 12 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। इस दौरान वर्ष 2019-20 की तुलना में विदेशी निवेश में 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। देश में किसी भी वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में इस दौरान सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। सरकार की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई नीति में सुधार, निवेश सुविधा और कारोबार करने की प्रक्रिया आसान किए जाने से संबंधित विभिन्न उपाय किए जाने से देश में एफडीआई में वृद्धि हुई है। साथ ही एफडीआई प्रतिभूति में भी पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 28% की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 7 अप्रैल तक चलने वाली द्विमासिक बैठक आज से शुरू हो गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। समिति देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही ब्याज दरों पर भी फैसला करेगी। पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज मुनाफा वसूली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 49,159 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14,638 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 73 रुपये 30 पैसे के स्तर पर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $63.30 प्रति बैरल के आसपास आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने रफाल रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने फिर से ये मुद्दा उठाने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और कहा कि उच्चतम न्यायालय तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को भी इस रक्षा सौदे में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी ने जब इस मुद्दे को पिछले लोकसभा चुनाव में उठाया तो उसे हार का सामना करना पड़ा। श्री प्रसाद ने कहा कि रफाल लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुसेना को मजबूत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस रफाल सौदे पर सवाल उठाकर सुरक्षा बलों का हौसला कम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में आज निर्वाचन आयोग से मिलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस टिप्पणी की शिकायत कर रही है जिसमें उन्होंने एक समुदाय विशेष से वोट डालने की अपील की। भाजपा ने ममता बनर्जी की इस टिप्पणी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ डीएमके पार्टी के नेता एमके स्टालिन की टिप्पणी का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे।
परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूँ। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथी हैं। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। अच्छी किताब, अच्छी मूवी, अच्छी कहानियाँ, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षा के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे ये जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज प्रतिबंधित आतंकी गुट टीआरएस के एक कट्टर आतंकवादी एहसान उल हक खंडे को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और सुरक्षा बलों के दस्ते ने उसे गिरफ्तार किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की जोधपुर स्थित प्रयोगशाला ने नौसेना के जहाजों को शत्रु के प्रक्षेपास्त्र हमलों से बचाने के लिए नए किस्म के रॉकेट विकसित किए हैं। प्रयोगशाला इन रॉकेटों की प्रौद्योगिकी निजी क्षेत्र को बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए हस्तांतरित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की नीतियों और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। बांग्लादेश में कोविड महामारी के मामलों में तेज बढ़ोतरी के बीच आज से सप्ताह भर के लिए देशव्यापी लॉकडाउन शुरू हो गया है। सरकार ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में सप्ताह भर के लिए घोषित तालाबंदी का आज पहला दिन था। देश भर में सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, रेलवे, जल परिवहन और अंतर्देशीय हवाई यात्रा एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। लॉकडाउन को लागू करने के लिए शहर में पुलिस बलों के द्वारा कुछ इलाकों में अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्वास्थ्य संबंधी अनुदेशों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया। कुछ स्थानों पर लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। कुल मिलाकर ढाका और अन्य शहरों में लॉकडाउन का मिला जुला असर दिखाई दिया। हालांकि अधिकांश दुकानें और बाजार बंद रहे। सरकारी और निजी दफ्तरों में आधी संख्या में कर्मचारियों को आने की अनुमति है। कारखानों और उद्योग धंधों पर रोक नहीं है और वे शिफ्ट में अपना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की कि कोरोना टीके की दूसरी डोज लोगों को समय पर 8 अप्रैल से दी जाएगी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव भारत की 2 दिन की यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में हुए रूस भारत शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों पर अमल करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वे शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और रूस भारत चीन संगठन से जुड़े मुद्दों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ताशकंद में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री महिला फुटबॉल मैच में उज्बेकिस्तान ने भारत को 1-0 से हरा दिया है। भारत का अगला मैच बेलारूस के साथ इस महीने की 8 तारीख को होना है। वर्ष 2020 की महिला फुटबॉल टीम की रैंकिंग में भारतीय महिला टीम का 55वां स्थान है। भारतीय टीम दक्षिण एशियाई चैंपियन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच सीबीआई से कराने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्री देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। भारत इस तरह का आधुनिक रोग निगरानी प्रणाली अपनाने वाला पहला देश बना। कोविड संबंधी एहतियातों को लागू करने के लिए एक विशेष अभियान कल से शुरू किया जाएगा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत करीब 8 करोड़ टीके लगाए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड टीकाकरण केंद्रों के समय कल से बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बुधवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेंगे और भारतीय महिला फुटबॉल टीम उज्बेकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में 1-0 से हारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।